शिक्षित बनो, बनो ईमानदार, शिक्षित बनो, बनो ईमानदार, तभी खत्म होगा भ्रष्टाचार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारा फिर से यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जनतांत्रिक शासन प्रणाली में किसी भी व्यवस्था के संचालन का दायित्व लोक सेवक पर होता है। संचालन का दायित्व लोक सेवक पर होता है। यदि लोक सेवक भ्रष्ट हो जाए तो राष्ट्र की जड़ें कमज़ोर हो जाती है। इसका असर राष्ट्र के विकास पर पड़ता है। लोक सेवक ठीक ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करे और भ्रष्टाचार को रोका जा सके, इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का सर्जन किया गया। ठीक, लेकिन इसमें कुछ विशेषज्ञों ने कहा गया कि जैसे कि पहला विशेषज्ञ विल्सन ने ये कहा कि व्यक्ति तब तक धन चुराता है जब तक सारा धन बिखरा पड़ा हो। व्यक्ति तब धन चुराता है जब सारा धन बिखरा पड़ा हो और उसकी निगरानी करने वाला कोई भी ना हो। उसकी निगरानी करने वाला कोई भी ना हो, ये विल्सन ने कहा। ठीक है दोस्तों, अगर धन बिखरा पड़ा हो और उसकी निगरानी करने वाला कोई ना हो तब धन चुराते हैं, ये बोला विल्सन ने। लेकिन केस अंथानम ने ये कहा कि भ्रष्टाचार तभी संभव है जब कोई भ्रष्टाचार करने में समर्थ हो। भ्रष्टाचार तभी संभव है जब तक कोई भ्रष्टाचार करने में समर्थ हो। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ने अपने अपने मत से भ्रष्टाचार के बारे में बताया। अब मैंने भ्रष्टाचार के बारे में कुछ जानकारी दी, जिसमें जनतांत्रिक शासन प्रणाली में किसी की व्यवस्था का संचालन या दायित्व लोक सेवक पर होता है। यदि लोक सेवक भ्रष्ट हो जाए तो राष्ट्र की जड़ें कमज़ोर हो जाती है। इसका असर राष्ट्र के विकास पर पड़ता है। लोक सेवक ठीक ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य का पालन करे और भ्रष्टाचार को रोका जा सके, इसलिए इस विधेयक को लाया गया है दोस्तों। ठीक, अब हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है लोक सेवक के बारे में देखते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग दोस्तों, लोक सेवक कि लोक सेवक किसे कहा जा सकता है। लोक सेवक, ठीक दोस्तों, लोक सेवक ध्यान से समझिएगा दोस्तों, या तो आप लोग नोट करते जाइएगा। लोक सेवक से सरकारी सेवक का बोध होता है। लोक सेवक से सरकारी सेवक का बोध होता है, किंतु लोक सेवक का दायरा इससे बड़ा होता है। सरकारी सेवकों से इसका दायरा बड़ा होता है। इसके अंतर्गत सरकारी सेवक के अलावा वो सभी व्यक्ति आते हैं जो ऐसे किसी पद पर आसीन हैं जिसके आधार पर लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत है। जैसे गांव का प्रधान दोस्तों, गांव का प्रधान भी एक प्रकार का लोक सेवक है। हमारा एमएलए हो गया, एमपी हो गई, न्यायालय द्वारा नियुक्त वकील आदि, ये सब लोक सेवक में ही आते हैं।
एमएलए को विधायक बोलेंगे दोस्तों, और एमपी को सांसद के रूप से जाने जाते हैं। अतः इन अधिनियम में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो लोक कर्तव्य प्रकृति के पथ पर हैं और उन्हें लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किया गया है, उसे हम लोग लोक सेवक कह सकते हैं दोस्तों, उसे हम लोक सेवक कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक जो है भ्रष्टाचार के ऊपर में है, जिसमें हम देखेंगे भ्रष्टाचार। ठीक, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार सामान्य अर्थ है घूसखोरी। भ्रष्टाचार को हम सामान्य अर्थ में घूसखोरी कह सकते हैं। इसे लोक प्राधिकार का प्रयोग निजी फायदे के लिए करना जिससे कानून का उल्लंघन होता है, वह समाज के नियमों का विघटन होता है। समाज के नियमों का विघटन होता है। भ्रष्टाचार को हम एक मत से देख सकते हैं कि एकाधिकार प्लस विशिष्टाधिकार, एकाधिकार प्लस विशिष्टाधिकार। ठीक दोस्तों, एकाधिकार प्लस विशिष्टाधिकार माइनस जवाब जवाबदेहिता बराबर होता है भ्रष्टाचार। बराबर क्या होता है? भ्रष्टाचार। ठीक दोस्तों, भ्रष्टाचार समाज के कई रूप में फैला है। इसमें से मुख्य है घूसखोरी। ठीक दोस्तों, मुख्य है घूसखोरी, या तो हम भाई भतीजावाद को भी भ्रष्टाचार कह सकते हैं। जैसे कि अभी बॉलीवुड में पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कौन सा? भाई भतीजावाद। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण अभी भी वहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति जो जाते हैं हीरो बनने का सपना देखे हुए, उसे नहीं ले पाते हैं, और लेकिन जो किसी हीरो फिल्म इंडस्ट्री के हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी हो, उसके बाल बच्चे, उसके रिश्तेदार को वहाँ पे सबसे पहला मान्यता दिया जाता है, इसलिए वहाँ पे भाई भतीजावाद है। तो यहाँ उस बॉलीवुड को छोड़िए, अब सीधा यहाँ पे आइए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में, जिसमें घूसखोरी, भाई भतीजावाद, गबन, संरक्षण, प्रोत्साहन देना व अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना व पक्षपात। ठीक है दोस्तों, आईपीसी के अधिनियम के धारा 7 में, इंडियन पैनल कोड की धारा 7 के अनुसार यदि कोई परितोषण या इनाम अपने पदेन कार्य में, इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों, अच्छे से ध्यान लेके समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों, ठीक ना। यदि कोई परितोषण या इनाम अपने पदेन कार्य में अपने पदी कृतियों के प्रयोग के अनुग्रह दिखाने के लिए लेना, यदि किसी लोक सेवक के द्वारा इनाम परितोषण के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया जाता है, जो भ्रष्टाचार माना जाएगा। इसके लिए कारावास की सज़ा दी गई है। ठीक दोस्तों, इसके लिए कारावास की सज़ा दी गई है। अधिनियम की धारा 13 के अनुसार लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेने के आपराधिक अनाचार के अंतर्गत माना गया है, जिसके लिए 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक, 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक कारावास की सजा हो सकती है तथा अर्थदंड
भी किया जाता है दोस्तों। अतः रिश्वत लेने पर धारा 7 के अलावा धारा 13 में भी लोक सेवक को भ्रष्टाचार के लिए दंडित किया जाता है। तो ये हो गया भ्रष्टाचार के बारे में दोस्तों। अब हम देखते हैं इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं। अधिनियम की कुछ विशेषताएं, ठीक ना। मैंने लोक सेवक के बारे में बता दिया, भ्रष्टाचार के बारे में बता दिया। अब इसके विशेषताएं के बारे में देखते हैं दोस्तों, पॉइंट बाई पॉइंट देखते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। लोक सेवक, पहला, लोक सेवक की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई है। यह भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की परिभाषा से बहुत अलग है, बहुत भिन्न है। इस अधिनियम के अंतर्गत, दूसरा में, इस अधिनियम के अंतर्गत सभी मामले विशेष न्यायालय द्वारा चुने जाएंगे। ठीक। तीसरा, कार्यवाही हर दिन होगा, कार्यवाही प्रतिदिन होगी। चौथा, अपराध दंड संहिता में संशोधित किया गया ताकि मुकदमे में तेजी लाई जा सके। ठीक है दोस्तों। अब एक लास्ट लिख लीजिए, पांचवा, भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध इस अधिनियम के खंड 3 में उल्लेखित है वह उन्हें भारतीय दंड संहिता से हटा दिया गया है दोस्तों। तो ये हो गई उनकी कुछ परिभाषाएं। अब हम देखते हैं इनके लिए जो रिश्वत देने के लिए दंड का प्रावधान, हमारा अगला टॉपिक जो है रिश्वत देने के लिए दंड का प्रावधान। रिश्वत देने के लिए दंड का प्रावधान, इसमें हम देखते हैं दंड का क्या प्रावधान हो सकता है। इसमें भी हम पॉइंट बाई पॉइंट नोट करेंगे। तो पहला में आप लिखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक से रिश्वत देता है या लोक सेवक की भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा पदानुकृत अनुग्रह करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो ऐसे रिश्वत देकर लोक सेवक को गुमराह करने वाले व्यक्ति की इस अधिनियम की धारा 6, कौन से अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 6 में दोस्तों अंतर्गत 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक, 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास की सज़ा से दंडित किया जाता है। दूसरा, अधिनियम को धारा 17 के प्रावधान के अनुसार किसी लोक सेवक के द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत गोपनीय ढंग से की जाती है, जिस पर विशेष पुलिस अधिकारी उक्त लोक सेवक के रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाता है। तो ये हो गई दोस्तों उसके दंड की प्रावधान। अब देखते हैं रंगे हाथों पकड़े बिना भ्रष्ट सेवक को दंडित करने की प्रक्रिया। रंगे हाथों पकड़े बिना भ्रष्ट सेवक को दंडित करने की प्रक्रिया। ये पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे आप लोग लिखते जाइएगा, जो मैं बोलता हूँ इसके नीचे में आप लोग लिखते जाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें आप प्राय रिश्वत लेने वाले सेवक कानूनी दावपेची को जानते हैं। रिश्वत लेने वाले सेवक, जो रिश्वत लेता है वो सेवक कानूनी दावपेच को अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, और वे पकड़े जाने पर आया ढूंढ लेते हैं।
वे रिश्वत रुपए में न लेकर भिन्न भिन्न रूपों में लेते हैं। ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 13, इस अधिनियम जो है उसकी धारा 13 के अंतर्गत लोक सेवक को भ्रष्टाचार के बिल होने के लिए पकड़ने की व्यवस्था है। धारा 13 के अंतर्गत कोई लोक सेवक भ्रष्ट समझा जाता है, जिसमें हम पॉइंट बाई पॉइंट देखते हैं किसको भ्रष्ट सेवक समझा जाएगा धारा 13 के अंतर्गत, उसे आप लोग समझिए दोस्तों, या तो नोट करते जाइए। तो पहला नोट करिएगा दोस्तों, धारा 13 के अंतर्गत किसे भ्रष्ट माना जाएगा। पहला, यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई इनाम प्राप्त करता है। किससे दोस्तों? वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई इनाम प्राप्त करता है। तब दूसरा, यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु प्रतिफल के रूप में प्राप्त करता है या सम्मत होता है, इसमें अन्य व्यक्ति में उसका नातेदार या जिसका साथ उसका हित संबंध हो जाता है। ठीक। तीसरा, यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए अवैध तरीके से दुरुपयोग करता है या अन्य व्यक्ति को करने के लिए देता है। तब एक और देखिए दोस्तों, यदि वह भ्रष्ट या अवैध साधनों से अपने लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यांकन वस्तु या धन संबंधी लाभ अभिप्राप्त करता है, अथवा यदि उसके या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास आय के ज्ञात स्रोत से अधिक धन है जिसका वह लेखा जोखा नहीं दे सकता, उसे धारा 13 के अंतर्गत भ्रष्ट कहते हैं दोस्तों। ठीक। अब देखते हैं एक पॉइंट, अभियोजन के लिए स्वीकृति। ठीक। अभियोजन के लिए स्वीकृति दोस्तों, इसमें पहला, इस अधिनियम की धारा में यह प्रावधान है कि धारा 7, 10, 11, 13 व 15, धारा 7, 10, 11, 13 और 15, धारा 7, 10, 11, 13 व 15 के तहत परिभाषित अपराधों को अदालत के समक्ष ले जाने के पूर्व समक्ष अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। इसका उद्देश्य यही है कि वह अक्सोनातक शिकायतों का कमानदार लोक सेवक को परेशान करने से रोका जा सके। दूसरा में, स्वीकृति करने वाले अधिकारी को अपने विशेष इस्तेमाल कर साक्ष्य को, हालांकि इस अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट हैं कि यह तर्क दिया जा रहा है कि स्वीकृति करने वाली अधिकारी कभी कभी बेईमान अधिकारियों के ढाल का। तो ये हो गया अभियोजक के लिए स्वीकृति। अब हम देखते हैं भ्रष्ट के मामले का क्षेत्राधिकार केवल विशेष न्यायाधीश को है। इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जज या विशेष न्यायाधीश के पास ही ऐसे मामलों की सुनवाई की जाती है। मतलब धारा 4 के अंतर्गत जज या विशेष न्यायाधीश के पास ही ऐसे मामलों की सुनवाई की जा सकती है। ठीक दोस्तों, 1988 के बाद में अब 2018 के बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण को संशोधन कर
संशोधन करके उसका बिल 2018, ठीक ना दोस्तों, 2018। इसमें आप लोग नोट करिएगा, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन बिल 2018 को भ्रष्टाचार निवारण 1988 के संशोधन के रूप में राज्य सभा में 1/8/2013 में लागू किया गया। 1/8/2013 में 1/8/2013 में लागू किया गया था, ताकि रिश्वतखोरी की घटना को प्रमाणित व व्यवहारिक विवरण के बीच खाली स्थान को भरा जा सके। यह बिल 2013 में प्रस्तावित किया गया था। वह राज्यसभा विधि आयोग के एक चयन समिति को प्रस्तुत किया गया था। वह 2015 दिसंबर में एक और चयन समिति को प्रस्तुत किया गया था। 2013 में एक चयन समिति को दिया गया दोस्तों, लेकिन उस चयन समिति ने 2015 दिसंबर में एक और चयन समिति को प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। चयन समिति की रिपोर्ट 2016 में पेश की गई थी, फिर दोबारा अगस्त 2017 में भी प्रस्तुत की गई। चयन समिति की रिपोर्ट 2016 में पेश की गई थी, फिर दोबारा अगस्त 2017 में भी प्रस्तुत की गई थी, परंतु सफलता नहीं मिली। संसद ने जुलाई 2018 को यह अधिनियम पास किया था। संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनते हैं दोस्तों संसद, दोनों ने, और राष्ट्रपति की अनुमति भी होती है, तीनों ने मिल के जुलाई 2018 को यह अधिनियम पास किया था, जिससे सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि हो। जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि हो। ठीक दोस्तों, अब बिल के प्रमुख बिंदु के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके प्रमुख बिंदु भ्रष्टाचार निवारण संशोधन बिल 2018 के प्रमुख बिंदु, जिसमें पहला रिश्वतखोरों को संरक्षण नहीं, दूसरा कानून के प्रावधानों की कठोरता, तीसरा आपराधिक कदाचारों को फिर से परिभाषित करना, चौथा त्वरित मुकदमे, पांचवा संपत्ति को जब्त करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों रिश्वतखोरों को संरक्षण नहीं, ठीक ना, रिश्वतखोरों को संरक्षण नहीं। इस बिल में रिश्वत देने वालों को संरक्षण देने वाला प्रावधान हटा दिया व पूर्व लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के पहले स्वीकृति लेने की प्रावधान भी हटा दिया है। यह रिश्वत देने वालों को 7 साल तक कैद व जुर्माना की सज़ा सुनाई जा सकती है दोस्तों। कितने? 7 साल। अब देखते हैं कानून के प्रावधानों की कठोरता। ठीक, भारत के भ्रष्टाचार विरोधी नियम रिश्वत देने वाले को लक्षित नहीं करता था और वे खुले छूट जाते थे, वो खुले में छूट जाते थे। यह बिल कानून की प्रावधान की कठोरता को बढ़ाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध किया है खुला ना घूम सके, मतलब बाहरी क्षेत्र में ना घूम सके। ठीक, अब देखते हैं तीसरा, आपराधिक कदाचारों को फिर से परिभाषित करना। बिल आपराधिक कदाचारों को फिर से परिभाषित करता है ताकि संपत्ति की हेराफेरी व अनुपातहीन संपत्ति की इस दायरे में लाया जा सके। ठीक, अब देखते हैं त्वरित मुकदमे बिल के प्रावधान में भ्रष्टाचार के मामले पर त्वरित संपूर्ण के अलावा गलत शिकायतें और
नौकरशाही की सुरक्षा, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद दुर्भावनापूर्ण शिकायतें बचाव सुनिश्चित करता है। विशेष न्यायालय में मामला दायर करने के 2 वर्ष के भीतर ही कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा। ठीक, अब एक लास्ट हम देख लेते हैं कि संपत्ति को जब्त कैसे करते हैं। संपत्ति को जब्त करना, बिल विशेष अदालतों को इनकी धारा के अंतर्गत संपत्ति जब्त करने का प्रावधान करता है, जो कि पहले के अधिनियम में नहीं था। पहले 1988 के अधिनियम में संपत्ति को जब्त करने का अधिकार नहीं था, लेकिन संशोधन बिल 2018 में जो आया गया, जिसमें संपत्ति के अधिकारों को संपत्ति को जब्त किया जाता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करिए दोस्तों, और हमारे चैनल को और ग्रो अप कीजिए दोस्तों, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर कहीं पे कोई त्रुटि हो रही है या कोई एरर हो रहा है तो आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं दोस्तों। अगर आप लोग हमें बताएंगे तो हम और अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे दोस्तों। ठीक ना। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।